नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है और इस समय मेरे साथ बाबा रामदास जी हैं। बाबा रामदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जी बाबा जी, जय जय श्री राम। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, रामलला विराजमान अयोध्या में है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है सर। आप बैठे हैं पंजाब में। सर ये बताइए, पंजाब से सुना है कि हमें योगी दे दो, हमें योगी आदित्यनाथ दे दो। सर योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब से योगी की चिहाड़े क्यों लग रही है सर? ऐसा क्या आ गया उस समृद्ध सांस्कृतिक रूप से? और पंजाब खेतों में लहराता है, पंजाब बाजारों में लहराता है, पंजाब कनाडा में लहराता है। हालांकि कुछ लोग बदनाम करते हैं कि पंजाब जो है वो जमीन से 2 फुट ऊपर यानी उड़ता पंजाब होकर लहराता है, लेकिन समृद्ध है पंजाब सर, खान पान से लेके हर चीज में। सुना है वहां पर फिरौतियां भी अगर यूपी बिहार में 4-5 लाख से शुरू होती हैं, उत्तर भारत में तो वहां सर सुना है कि 8-10 करोड़ रुपए से फिरौतियां शुरू होती हैं। ऐसे में गरीब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड और चिहाड़े क्यों लग रही है सर समृद्ध पंजाब में? सर वो हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, जब अंग विशेष लगा फटने तो खैरात लगी बंटने। सर अंग विशेष का फटने के भी अलग अलग आवाजें आती हैं। एक होती चर्र से आती है, थोड़ा सा मतलब कपड़े की तरफ फटती है। एक कई बार बम की तरफ फटती है, बड़ाम ऐसे फट गई। तो सर अंग विशेष जब लगा है फटने तो योगी योगी लगा है रटने। सर सीधे सीधे कनाडा से कॉल आती है, दुबई से आती है, मलेशिया से आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है। और सर शुरुआत आस्किंग रेट है 5 करोड़ से शुरू होती है। सर वो टुच्चे लोगों का नहीं। नहीं तो ये क्या मतलब नेक मांगते हैं? जैसे बच्चा पैदा होने पे ताली बजा के नेक मांगते हैं, मतलब ये कॉल किस तरह से आती है? किस खुशी में मांगते हैं? नेक वेक मांगते हैं कि बधाई गा के? तो सेवा लाई है, शब्द पता है क्या होता है? तो सेवा लाई है, कहना मतलब आपने सेवा करनी है। और सर 5 करोड़ रुपए से आस्किंग रेट है। 5 लाख 10 लाख ऐसे टुच्चा काम नहीं करते हैं, बड़े लोग हैं सर। तो जब ऐसी कोई फिरौती की कॉल आती है तो वो जो जो बेचारा विक्टिम होता है ना, फिर वो बोलता है कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। अब इस प्रदेश को सिर्फ योगी जैसा सीएम ही बचा सकता है। सर ये तो है योगी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में। योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और योगी बहाने नहीं बनाते सर। योगी बहानों के पीछे छिपते नहीं हैं। हम क्या करें, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, ऐसे बहाने नहीं बनाते। योगी के पास गुंडों की गुंडई निकालने के बहुत तरीके हैं, तो योगी वो उन तरीकों का उपयोग खुल के करते हैं। और योगी उनके आड़े अगर सुप्रीम कोर्ट भी आता है तो सुप्रीम कोर्ट मुझे पूरा डाउट है सर, किसी दिन योगी का बुलडोजर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के घर न चढ़ जाए। अरे सरकारी कोठी पर न चढ़ेगा, जज साहब की प्राइवेट कोठी भी तो होगी कोई न कोई। क्यों? जजवे भी तो सब एक नंबर के करप्ट हैं, भ्रष्ट, कोई न कोई बेनामी संपत्ति जरूर बनाया होगा। और योगी को यह काम करना चाहिए, किसी मिलॉर्ड के प्राइवेट घर पर बुलडोजर फेर देना चाहिए कि आओ बेटा, तुमको बहुत प्यार उमड़ता है ना इन अपराधियों के लिए, इन दंगाइयों के लिए, इन माफियाओं के लिए। योगी को यह काम ही करना चाहिए। खैर आज आते हैं वापस। तो सर पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। मतलब कानून नाम की चीज ही नहीं रह गई है। नशे का ये हाल है। पीछे लवली यूनिवर्सिटी में कमिश्नर साहब जो हैं
जालंधर के कमिश्नर साहब छात्रों को एक जगह संबोधित कर रहे थे और लंतरानी पेल रहे थे, दुनिया भर का हिन तिन बतिया रहे थे, तो एक लड़का उठ के खड़ा हुआ, बोले सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां पे 4 या 5 घर ऐसे हैं जो चिट्टा बेचते हैं, बच्चे बच्चे को पता है। सर आपकी पुलिस को क्यों नहीं पता लगता? अब लवली यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम की बात है, अब लगे बच्चे ताली बजाने, अब कमिश्नर साहब झेप गए, क्या जवाब दें? अच्छा, ड्रग माफिया चिट्टा बेच रहा है, गांव वाले लोग पकड़ के पीट देते हैं, तो पब्लिक तो सवाल पूछेगी ना कि गांव वालों को पता है ये चिट्टा बेच रहा है, गांव ने पकड़ के पीटा भी और चिट्टा बरामद भी कर लिया, पुलिस आई और गांव वालों को ही पकड़ के ले गई। यही कानून व्यवस्था तुम लोग हाथ में लेता है, चिट्टा बेचता है तो हम लोग ने पीटेगा, हम लोग पैसा वसूलेगा, हम लोग माल बरामद करेगा, साला तुम कैसे किया? सर ये तो कंडीशन है। और आप लॉलेसनेस की जो कुछ दे सकते हैं मिसाल, वो पंजाब में उपलब्ध। कल की स्थिति बता रहा हूं, पूरा का पूरा पंजाब की सड़कें जाम थी। अन्नदाता जो है वो धान लेकर सड़क पर जो है बेच रहा था, कोई उसका, एक राइस मिलर लॉबी है, उसके हाथ सोने की चिड़िया लग गई है। जमींदार साहब लोग जो हैं 24 धान 25 मॉइस्चर का धान लेके मंडी में आते थे। अब राइस मिलर कह रहा है कि ठीक है बेटा 15 दिन रुक जाओ, धान का मॉइस्चर जब 17 आ जाएगा तब खरीदूंगा, और जब तुम्हारा सारी गुंडाई जब ढीली हो जाएगी तब 300 रुपए सस्ता भी खरीदूंगा। अच्छा, मजे की बात क्या है, जो सरकारी खरीद है वही नहीं हो रही है। बासमती साहब बिक गया यार, प्राइवेट राइस मिलर खरीद के ले गए, उसने मिलिंग चालू कर दी। तो सर ये हालत है पंजाब में कानून व्यवस्था की कि कल पूरा एक एक सड़क पंजाब की कल जाम थी, जनता त्राह त्राह कर रही है। साल भर से धरना लगा हुआ है साहब शंभू बॉर्डर पे, अंधी पीस रही है, कुत्ते चाट रहे हैं, भगवंत मान मौज ले रहे हैं। भगवंत मान को, अच्छा सबसे बड़ी बात है, जो नेता लोग हैं हर चीज के लिए ब्लेम मोदी को करते हैं, मोदी साडे नाल धक्का कर रहा। नेतागिरी अब भी यही किसान नेताओं की, पंजाब का किसान नहीं वो तो एकदम एकदम, और किसानों का क्या नेतागिरी रही सर। हरियाणा ने, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने इनकी चड्डियां खोल के रख दी हैं। वो चढ़ूनी क्या कहता हुआ बरामद हुआ कि हमने तो पूरा पांडाल, पूरा माहौल कांग्रेस के लिए बना दिया था, खुद पाया 1000-1200 वोट, और ये भी कहा कि नहीं, हमें इज्जत बचाने के लिए, किसानों की इज्जत बचाने के लिए उतरना पड़ा। सर एक चीज बताइए, अब शंभू बॉर्डर पे ये बैठे हुए हैं और इस आस में बैठे हुए थे कि साहब हरियाणा में सरकार इस बार हुड्डा की आ जाएगी तो हम निकल के दिल्ली निकल लेंगे, लेकिन अब ये तो साफ हो गया 5 साल फिर शंभू बॉर्डर का गेट बंद ही है, उसी तरीके से बंद है। अब ये पंजाब एक बहती नदी की जगह है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको एक तालाब बना दिया, और तालाब का पानी तो सड़ने के अलावा और कुछ करता नहीं है सर। शंभू बॉर्डर के अंदर यानी पंजाब में ही पंजाब के किसान बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड किसान आप कह दीजिए उनको। तो आखिर अब ये किसान के नाम पर ये पूरा तमाशा जो खड़ा किया गया है, और उसको कम से कम हरियाणा ने अब तालाब बना दिया, तो ये तो पानी सड़ेगा सर। और सड़ेगा तो अगर धान की खरीदी है तो वो राज्य सरकार का मामला है, धान की उठान है तो भैया सड़क खोलोगे, रेल चलने दोगे तो केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में उठाएगी, और नहीं तो नहीं उठाएगी। नहीं उठाने दोगे, राइस मिलर के गोदाम में जगह नहीं है, वो कूटेगा नहीं धान। बासमती आप कह रहे हैं कि सर खरीदी जा रही है, तो बासमती खरीदी और सिर्फ खाई जा रही है कि बाहर भेजी भी जा रही है? क्योंकि पंजाब तो अन्नदाता है ना सर, बाकी देश तो पूरा भूखा है, भूखा बैठा है यूपी बिहार।
बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल सब भात खाता है, सब तो ऐसे मर जाएगा सर। तो आखिर ये बासमती कहाँ जा रही है और कौन खा रहा है? सर बासमती पूरी की पूरी एक्सपोर्ट होती है। जो बासमती के एक तो पूरी की पूरी मिलिंग जो है वो सब प्राइवेट सेक्टर में होती है। किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं राइस मिल्स, बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो पहले ही। और वो जो सर कृषि कानून जो आए थे ना, जिसको काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, सर उसमें यही प्रावधान था कि भैया कोई भी दुनिया का कोई भी बायर आएगा, तुम्हारा माल खड़ी फसल खरीद लेगा। सर हिमाचल में सेब की फसल टूट के नहीं बिकती है। जब फ्लावरिंग स्टेज होती है ना सर, फ्लावर जैसे ही फ्रूट में जब फ्रूटिंग शुरू होती है, फसल तब बिक जाती है। सर यूपी बिहार में लीची का मामला होता है, केले का मामला होता है, यूपी में आम का मामला होता है सर। मोजर आता है, आम की बगिया ठेके पे उठ जाती है, मोजर फसल आती है, लीची के बागान उठ जाते हैं, केला फूल देता है और बिक जाता है। ये सही है सर? तो सर इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धान बिकता है, बीज भी कॉन्ट्रैक्टर का, सारी टेक्निकल असिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर की, बाईबैक की गारंटी, और एमएसपी से बहुत ऊपर का रेट। सर खैर चलिए, ये तो विषयांतर हो जाएगा अगर मैं इस पे बोलने लगूंगा। कुल मिला के सर, अच्छा सर पंजाब पे ना दोहरी तिहरी या कितनी मार पड़ रही है पंजाबियों को, बेचारों को समझ में नहीं आ रहा। सर पहली बात, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। दूसरी बात है, पंजाब में समस्या यह है कि हर 3-4-5 साल बाद खालिस्तानी जिन्न जो है वो बोतल से बाहर आ जाता है। सर तीसरा सबसे बड़ी समस्या यह है कि पंजाब ने अपना पूरा, they have put all their eggs in one basket, the Canadian basket. सर पूरा का पूरा पंजाब पिछले 5-7-8 साल से उसका एक ही काम था, चलो कनेडे, ओथे स्वर्ग है। सर जब ये जो कनाडा के साथ भारत के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी मार ही पंजाब पे पड़ी। आज की तारीख में 7 लाख बच्चों पर, वो बच्चे, पहली बात, वो बच्चे जो आज से 7 साल पहले 30 लाख रुपए का कर्जा लेकर, जमीन बेच के, मां का गहना बेच के कनाडा गए थे अपनी अच्छा सर पंजाबी जिस बच्चे को जाना होता है ना, वो 15 साल की उम्र में 10वीं क्लास में मूड बना लेता है, तो 10वीं में ही वो कैनेडियन मोड में चला जाता है, मोड। फिर 11वीं 12वीं करता है, 80 तक कनेडे जाना है, इंडिया दी पढ़ाई उत्थे काम नहीं आती है। एक तो इनके दिमाग में पता नहीं ये किसने बात बिठा दी है कि इंडिया की पढ़ाई कनाडा में कोई काम नहीं आती, इसलिए पढ़ने की जरूरत क्या है। और उथे तो सारी जिंदगी कम ही करना है, 18 घंटे, इसलिए थोड़ी मौज इत्थे ही कर लो। तो 10वीं के बाद लड़का मौज के मोड में आ जाता है कि अब तो 2 साल बाद तो फिर मैंने गधे की तरह वहां काम करना है, तो थोड़ी तो एंजॉय कर लो, और चल मुंडे नु खा पी लें दो, एंजॉय कर। पेरेंट्स भी इस मोड में होते हैं। तो बच्चा 10वीं से मौज के मोड में है, और 17 साल का होते होते जो है वो एजेंटों को चक्कर काटने लगता है कि साहब मेरे को कनेडा भेज दो। फिर उसका वीजा आ जाता है, फिर वो इंग्लैंड चला जाता है, अमेरिका कनेडा चला जाता है। जब उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहिए अपने लोकल खालसा कॉलेज में, तब वो जाके वो एक कमरे, एक 2 BHK के फ्लैट में चलने वाली एक यूनिवर्सिटी में जाके एक फर्जी क्लास में एडमिशन ले लेता है। उसने अपना प्राइम टाइम, जब उसको स्किल सीखनी थी, जब उसको दुनिया में संघर्ष करने के लिए तैयारी करनी थी और करियर बनाता था, तब तो उसने इंडिया में मौज लेने में और कनाडा में वो फर्जी पढ़ाई और PR में खर्च कर दिए 7-8 साल का प्राइम टाइम अपना।
अब गवर्नमेंट कहती है नहीं जी चलो वापस, इंडिया वापस चलो। सर पंजाब की सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज 7 लाख परिवारों, 7 जी। लाख बच्चों पे नहीं, 7 लाख परिवारों पर एक तलवार परिवारों। लटकी। अच्छा, जो परिवार वहां रह रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं, जिनको पीआर मिल चुकी है, जो कल तक बहुत संपन्न थे, जो कल तक वहां शानदार जीवन जी रहे थे, अचानक वहां ऐसा भयानक रिसेशन आया कि गुरुद्वारों में रोटी खानी पड़ रही है, टेंटों में जिंदगी बितानी पड़ रही है। तो सर बिल्कुल पंजाब सर। ऐसी आप सोच लीजिए ना, आप अपनी कल्पना कीजिए कि आपका बेटा दिल्ली में है और वो बहुत कष्ट में जीवन बिता रहा है, आपके नीचे आपकी हलक में नवाला उतरेगा? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये बात तो जाएंगे समझ आप में आती सुराग है। को? सर नहीं साहब, पूरे बिल्कुल नहीं। पंजाब की ये मनोदशा है इस समय। अच्छा सर, इसी बीच में जो भी लोग इंटरनेशनल मीडिया और खास तौर से चलिए पंजाब के हवाले से जो बात हम कर रहे हैं, तो कनाडियन मीडिया पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक नया ट्रेंड कनाडियन मीडिया में दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि वहां पर ट्रूडो चूंकि अब एक चुनाव के लिए जा रहे हैं, अभी वहां की मेन जो अपोजिशन पार्टी है उसके नेता ने जब ये निज्जर पे इन्होंने कहा कि नहीं साहब हमारे पास कोई सबूत नहीं है और इनपुट थे, तो वहां पर ट्रूडो को घेरा जा रहा है कि भाई साहब आपने जो है भारत के साथ संबंध सत्यानाश कर लिए और आपने पूरी इंटरनेशनल बिरादरी में आप कनाडा का मुंह काला करा लिया। और वहां के विपक्ष के नेता ने ये कहा है कि भारत जो कि आर्थिक महाशक्ति और विकास का इंजन पूरी दुनिया में खड़ा हो रहा है, आप मिस्टर ट्रूडो आपने उसके साथ संबंध खराब कर लिए। और एक जो नया फ्लेवर आ रहा है साहब कैनेडियन मीडिया का, कि वहां का कैनेडियन मीडिया और कनाडा के जो गोरे हैं वो इन खालिस्तानियों के खिलाफ बेहद कड़े और ज्यादा मुखर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब आप यहां पाल रहे हो, ट्रूडो सरकार यहां खालिस्तानियों को पाल रही है। ये बात सर कनाडा की सांस लेने, कनाडा की नींद से सोने, कनाडा की नींद से जगने वाले पंजाब का समाज इस चीज को नहीं देख रहा है। सर पंजाब का समाज, जो वहां जो पंजाबी जो डायस्पोरा है जो कनाडा में बैठा है वो बहुत परेशान है। कनाडा का जो मूल निवासी है, खैर कनाडा का मूल निवासी तो कोई है ये नहीं, वो सब भी जो है वो तो कल तक खाल ओढ़ के घूमते थे, ओरिजिनल वाले तो मार दिए अंग्रेजवा सब जो गए हैं। सर वो सब परेशान है कि उनके पूरे समाज पर चारों तरफ तो इंडियंस घुस गए हैं, चारों तरफ इंडियंस या रिफ्यूजीज, हर देश से हर वो व्यक्ति जिसने अपने देश को गंदा कर लिया, अपने खुद के देश को रहने लायक नहीं छोड़ा, वहां एनार्की हो गई, अपने देश को बर्बाद करके कनाडा में जाके घुस गया। इस बात को कनेडियन पॉपुलेशन भी रियलाइज कर रही कि ये सब आ गए और उन्होंने हमारे देश का को बर्बाद कर दिया। दूसरी बात है, जब वहां पे लोग वर्क फॉर फूड के लिए तैयार हो चुके हैं, वहां पे मिनिमम वेजेस $18 प्रति घंटा है, पर वहां ऐसे लोग हैं जो $18 में सारा दिन काम करने को तैयार है। कहने का मतलब $2 प्रति घंटा पे काम करने को तैयार हो रहे हैं लोग, और वो भी काम मिल नहीं रहा है। अगर कोई कहे ना कि मुझे सिर्फ $20 सारा दिन में दे देना और खाना खिला देना, उतना भी नहीं मिल रहा है। तो सर बात यह ना कि कैनेडियंस को भी तो रोजगार की कमी हो गई ना, और जब रोजगार, भाई काम करने वाले इतने सारे लोग हैं, एक वैकेंसी निकलती है तो 3000 सर उसके वीडियोस, उसके फोटोग्राफ्स हैं सर। एक रेस्टोरेंट में काउंटर बॉय की नौकरी के लिए हजारों की लाइन लगी थी, हजारों की लाइन लगी थी सर। और सुबह 4 बजे तड़के से 5 बजे तड़के से लाइन लगी थी, उनमें से कुछ तो रात में ही खड़े हो गए थे। वहां पर जैसे अपने यहाँ ये लेबर चौक नहीं होते, उस तरह का अब हाल हो गया है। और उसमें खास तौर से पूरा कनाडा जी ही लेबर चौक बन चुका है। आज कनाडा का बिल्कुल नाम सर, बदल के सरकार को चाहिए कि उसका नाम लेबर चौक रख दे। ठीक बात है। अच्छा सर, कनाडा एक लेबर पंजाब को चौक लेके एक और, बिल्कुल सर, पंजाब का ये जो कनाडा वाला ऑब्सेशन है वो तो खैर अपनी जगह है, उस पर तो सारी चीजें हो ही रही हैं। एक बहुत बड़ी चिंता पंजाब के लिए और होती है सर, जिसको कि इग्नोर करना
मुझे नहीं लगता कि सही होगा। पंजाब बॉर्डर स्टेट है और वो भी पाकिस्तान का बॉर्डर स्टेट है सर, पाकिस्तान से लगा हुआ है। ऐसे में जब आप स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति बता रहे हैं, बॉर्डर कैसे, इस मामले को कैसे आप देखते हैं? हालांकि वहां केंद्र का दखल है, समझ में आता है, सरकार ने बीएसएफ का दायरा भी बढ़ा दिया है किलोमीटर का ज्यादा, वो भी समझ में आता है। फिर भी सर, जब बॉर्डर के उस स्टेट में ही लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा हो, तो इसका कुछ असर बॉर्डर पे भी तो आ सकता है सर, और तमाम और रास्ते, मान लीजिए कल को कुछ, तो ये कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इस पॉइंट को जरूर चलते चलते एड्रेस करना चाहिए था सर। सर बॉर्डर तो पूरा फेंसिंग है, बॉर्डर पे तो पूरे बॉर्डर पे फेंसिंग है, इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग है, और बीएसएफ का जो कार्य क्षेत्र है वो बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक कर दिया था भारत सरकार ने। तो सर कोई विदेशी घुसपैठ और आक्रमण की गुंजाइश तो बहुत कम है, इसलिए वहां से हम सिक्योर हैं। जो थोड़ा बहुत होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है वो, अच्छा पहले ड्रग्स और नकली नोटों की स्मगलिंग होती थी, तो नकली नोट तो वो इकोनॉमी तो मोदी जी ने नोटबंदी करके तोड़ दी थी। ड्रग्स को जो है अब वो सिर्फ कुछ गुलेल टाइप का एक कैनन बना लेते हैं, थोड़ी बहुत उससे होती है इन्फिल्ट्रेशन, और बाकी जो होती है ड्रोन से होती है, पर वो इफेक्टिवली भारत ने कंट्रोल कर लिया। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि इस वक्त भारत में जितनी भी ड्रग्स की सप्लाई हो रही है वो शिप मार्ग से हो रही है, और जो बार बार ये पकड़ी जा रही हैं बड़ी बड़ी जो खेपें, वो सब उधर पकड़ी जा रही हैं गुजरात में। सर वो इश्यू नहीं है, इशू है कि पंजाब के समाज में एक घोर निराशा, अवसाद की स्थिति है कि पंजाब के, एक तो पंजाब की पूरी सोसाइटी को किसानों ने हाईजैक कर लिया है। अब इसमें सर एक बड़ा पेच है, किसान जो है वो जट सिख है मेजॉरिटी, और चाहे दुनिया में लॉकडाउन लग जाए, खेत में तो कोई लॉकडाउन होता नहीं है। आपने गेहूं छीट दिया, ओकरे बाद आप जाके आके धरना पे बैठ गए, गेहूं तो पीछे से बढ़ ही रहा है। उसके बाद आप गए गेहूं काट के कंबाइन से बेच के आके फिर धरना पे बैठ गए। तो खेती किसानी तो पूरी जैसे चलती थी वैसे चल रही है। सर हिंदू कम्युनिटी जो है ना वो है बिजनेस कम्युनिटी, आपकी इस एनआरकी ने बिजनेस को मार दिया। एक और मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं आजकल आपको मालूम है मैं तो बाहर ही रहता हूं, सारे देश में घूमता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं पंजाब में हूं सर, मैं 2-3 दिन ना पूरा जालंधर का शहर घूमा हूं, बहुत सालों बाद निकला था सर। जो बहुत हैपनिंग प्लेसेस होती थी ना, जहां शानदार रौनक हुआ करती थी जिन मार्केट्स में, सर भूतहा शहर देखा है कभी? सर आज की तारीख में पंजाब की मार्केट्स 90% मार्केट्स भूतहे शहर में तब्दील हो चुकी है। वहां मुझे सबसे बुरी चीज लगी, जो दुकान बहुत दिनों से बंद होती है तो उसके आगे आड़ कबाड़ गंदगी नहीं हो जाती। अब 4 दुकानें बंद पड़ी हैं उजाड़ खंड, उसके बगल में आपका एक जनरल स्टोर है। तो ऐसे मनहूसियत के माहौल में आपका स्टोर क्या चलेगा? फिर कल तक एक मार्केट में बहुत रौनक होती थी, शानदार जगमगाता था सब कुछ, आज पता लगा 10 में से 8 दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब वो एक भुताहा मार्केट बन चुकी है, उसमें आपकी एक दुकान बची है। बात समझ में कौन जाएगा शॉपिंग करने यार? सर बहुत बड़ी बात सर पूरे जालंधर की ये हालत देखी कल मैंने, कल जबकि फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सीजन, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, और जिंदा दिल पंजाब। और आप जानते हैं सर, जलंधर में हमारे भी कुछ बच्चे रहते हैं उसी जलंधर में, ये फीडबैक मेरे पास भी है सर, वाकई। और जितने वो बच्चे पहले खुश नजर आते थे उतने वो खुश नहीं है बच्चे। मैं तो नियमित संपर्क में हूं। लेकिन सर आपने एक बड़ी बात की है, मुझे लगता है इस पर एक अलग से बात हम करेंगे। मैं अभी उस बात को निकाल के सामने रख देता हूं, और इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ये जो डोमिनेंस वहां पर जट सिखों का है, और उसके अलावा पंजाब वो प्रदेश है सर जो भारत के किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे बड़ी दलित आबादी रखता है।
अनऑफिशियल जो ऑफिशियल उसको 36-37% कहते हैं, लेकिन लगभग वो 40% के आसपास है। ये भी एक फैक्टर है सर। और एक सॉल्यूशन जो अभी हरियाणा ने दिया है, एक डोमिनेंट कास्ट के सामने सारी और जो प्रताड़ित कास्ट हैं वो खड़ी हुई, वो समाज खड़ा हुआ और उसने वो किला तीसरी बार ध्वस्त किया है। यहां से एक मुझे लगता है कि सॉल्यूशन की जो आस दिखाई देती है पंजाब में। लेकिन इसके लिए तो सर जैसे हरियाणा का समाज खुद खड़ा हुआ, वैसे ही पंजाब के समाज को खड़ा होना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये विषय हम दर्शकों एक अलग वीडियो में बाबा रामदास जी से अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बेहद गंभीर बात है। हमने आपको समस्या बता दी पंजाब की, योगी जी को मांग रहे हैं, ये उनका भावनात्मक पक्ष है। लेकिन सर सॉल्यूशन भी दर्शकों हमें ही खोज के रखना है, क्योंकि पंजाब हमारा ही है। उसको कोई उड़ाए, वो उड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। बाबा जी आपने हमें समय दिया और निश्चित आपसे हम अभी इसी वीडियो में कह रहे हैं कि इस विषय पर अलग से हम बात करेंगे कि समाधान क्या है पंजाब का। समस्या हमने इस अंक में बात किया। दर्शकों हमें उम्मीद है कि बाबा जी के साथ ये बातचीत आपको सार्थक लगी होगी। सार्थक लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। हमें और बाबा जी को अभी फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।